आज हम वर्क एंड एनर्जी की कोलिजन से पहले की फिनिशिंग क्लास ले रहे हैं कि इसके बाद कोलिजन स्टार्ट होगा जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई तो वर्क एनर्जी का ही पार्ट है, अकॉर्डिंग टू एनटीए इन सब के अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी का पार्ट है। लेकिन अपना जो टेस्ट सीरीज यहाँ शेड्यूल चलता है उसमें कोलिजन शायद यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ अलग से सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक चैप्टर मान के, जबकि होता है कि सेंटर ऑफ मास रोटेशन का पार्ट है जो हम अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे होंगे कोलिजन के बाद। तो हम आज ये लास्ट क्लास ले रहे हैं इस पे। और मैंने आपसे बोला कि अब आप HCV कंप्लीट कीजिए वर्क एंड एनर्जी की। HCV प्लस NCERT भी अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, सफिशिएंट रहेंगी ये दो किताबें अगर वर्क एनर्जी में इतना काम कर लेते हैं तो। और कुछ डिस्कशन क्लासेज हम लगा देंगे, जैसे पहले भी मैं शाम को डिस्कस करवाता रहा हूँ, हुई है ना हमारी डिस्कशन क्लासेज इससे पहले भी। HCV के कुछ आपने डाउट्स भेजे वो डिस्कस करवा दिए या उनके वीडियो लेक्चर लेके आपके लिए डाल दिए। तो इस तरह का काम आप करना और वो चैप्टर अपना कंप्लीट करने की कोशिश करना। अभी हम आज कुछ एक दो चीजें और पढ़ रहे हैं उसी पार्ट में। हमने स्प्रिंग पढ़ी, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा। अब मान लीजिए जैसे अक्सर हम मासलेस स्प्रिंग ही पढ़ते हैं, तो आज की शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैवी स्प्रिंग, हैवी मतलब जिसका कुछ मास हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैवी स्प्रिंग इन मोशन। कोई स्प्रिंग है उसका कुछ मास है, और क्योंकि अक्सर क्या होता है हम मासलेस स्प्रिंग पढ़ते हैं तो खाली जो ब्लॉक अटैच है बस उसमें काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। बताइए ऐसा ही करते आए हैं कि नहीं हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जहां भी पढ़ते हैं। अगर किसी एक्स एक्सटेंशन पे गए तो ब्लॉक में ही काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, स्प्रिंग में केवल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मास वाली स्प्रिंग होगी, जैसे सपोज ये कोई स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है L, इसके साथ कोई ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक का मास M है, लेकिन हमें अलग से दिया गया कि मास ऑफ स्प्रिंग M के नीचे मैंने S लगा दिया, सफिक्स X लगा दिया। मास ऑफ स्प्रिंग मैंने माना कि MS है। अब ऐसे केस में आप लिखना चाहते हैं कि भाई कैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखे। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L है जो हमने ऊपर बोल दिए। तो अगर सबसे पहली बात यह है कि मैं इसमें कोई एलिमेंट मानूं, जैसे यहां से X डिस्टेंस दूर जाके मैं एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूं जिसकी लेंथ है dx। तो आप ये बताओ इस पोर्शन का मास कितना होगा। यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने छोटा सा पोर्शन बनाया है इसका मास कितना होगा ये आप बताएं। हाँ जी, इस पोर्शन का मास कितना होगा। यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड से बोलो कि ये जो एलिमेंट माना है dx लेंथ का, इसका मास कितना होगा। यूनिटरी मेथड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, ये जो मास है ये यूनिफॉर्मली बटा है, दिस इज अ यूनिफॉर्म स्प्रिंग। कितना होगा देखो, पूरी L लेंथ का मास कितना है, पूरी L लेंथ का मास है ms, यूनिट लेंथ का मास होगा m/ls। जब भी कभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो dx लेंथ का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू m/ls इंटू dx। तो आपके पास dm आ गया, dm m/l यस यहां लगा दिया सॉरी, ms/l ms/l ms/l। तो ये आपका dm आ गया ms/l इंटू dx इस पार्ट का। अब सपोज ये पार्ट फिलहाल v वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, अब ये एंड जा रहे हैं v वेलोसिटी से और ये एंड फिक्स एंड है, तो ये वाला एंड तो रेस्ट पे है और ब्लॉक की स्पीड इस समय है v,
ये वाला एंड रेस्ट पे है और ब्लॉक की स्पीड इस समय है v, तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ यूनिफॉर्म सा ही होता है। तो अगर इस पोर्शन की ये जो स्मॉल एलिमेंट बना है इसकी स्पीड में लिखना चाहूं तो कितनी होगी? देखो इसकी स्पीड कैसे लिखी जाएगी, जब आप यहां से एज्यूमिंग की वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे सुने, यहां से जब आप एल लेंथ आगे गए तो स्पीड कितनी है, जब आप एल लेंथ आगे गए तो स्पीड कितनी है v, एल लेंथ आगे जाने पे स्पीड है v, यूनिट लेंथ आगे जाने पे स्पीड होगी v बाई एल, तो x लेंथ आगे जाने पे स्पीड कितनी होगी, यहां से x लेंथ आगे जाने पे v बाई एल इंटू एक्स। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपने ये जो छोटा सा पोर्शन माना है, dx तो छोटी सी लेंथ इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम मास लिखें, नहीं तो खाली यहीं पे एक लाइन लगा के बोलते ये स्पीड है तो फिर इसका मास नहीं लिखा जाता। तो मास लिखने के लिए एक एलिमेंट ऐसे माना, तो हमने dm निकाल लिया और हमने स्पीड निकाल ली। तो ये जो पोर्शन बनाया इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट, सपोज मैं डी के लिखूं, हाफ इंटू इसका मास कितना है dm, ये लिखा हुआ ms बाई एल इंटू डी एक्स इंटू v का स्क्वायर, और इसकी जो स्पीड है दैट इज v बाई एल इंटू एक्स का स्क्वायर। आप बताओ इस पोर्शन का आपको ये लिखना आ गया काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अभी समझ में आया इस छोटे से एलिमेंट की अगर स्प्रिंग मासलेस होती जब तो ये दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर स्प्रिंग में भी मास आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी के अलावा ये पोटेंशियल एनर्जी के अलावा ये काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी पड़ जाती है। बताओ एक बार क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? यस सर। ठीक है, तो दिस इज इक्वलेंट टू क्या क्या कांस्टेंट है, ms कांस्टेंट, v स्क्वायर, v इसकी स्पीड है लास्ट पॉइंट की, वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ms v स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर और l क्यूब और एक 2, और इसके अलावा बचा x स्क्वायर dx। ये तो स्प्रिंग के छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग चाहिए तो क्या करें हम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग चाहिए तो क्या करें बताओ? आप चाहते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एक स्मॉल पार्ट की काइनेटिक एनर्जी आ गई तो टोटल कैसे लाएं, क्या करें बताओ? बोलो भाई बोलो। एक पार्ट की काइनेटिक एनर्जी आ गई डी के से टोटल के निकालना है तो क्या करें? अरे जवाब दो, टोटल के कैसे निकालें? कोई तो बच्चा बोलो क्या करना क्या चाहिए अब मुझे? क्या किसी के भी दिमाग में ये नहीं आ रहा? हाँ भाई क्या लिखा है मैंने, अब तो आ गया होगा समझ। इंटीग्रेट, क्योंकि जब भी कभी एक पार्ट का कुछ आप निकाल चुके हो, स्केलर क्वांटिटी है, टोटल चाहिए तो आपको सम करना है और कुछ भी नहीं करना, केवल सम करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो डी के का इंटीग्रेशन तो हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और उधर देखो ms कॉमन, v स्क्वायर कॉमन अपॉन 2l क्यूब कॉमन, और अंदर बचा इंटीग्रल x स्क्वायर dx, और x की जो लिमिट है फिलहाल ये लेंथ l है तो x की इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है, एंड यहां आते आते जो एलिमेंट स्प्रिंग का लास्ट होगा तो x की फाइनल लेंथ है l, तो ये लिमिट 0 से l। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, तो ये बना ms v स्क्वायर अपॉन 2l क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाई 3, और मैं लिमिट रख दूं तो क्या बन जाना है वो, एक्स क्यूब बाई 3 में अगर आप लिमिट रख दोगे तो एल क्यूब बाई 3 आ जाएगा, एल क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3। ठीक है, देखिए लेंथ से कट गया, लेंथ से इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्प्रिंग की लेंथ चाहिए अभी कितनी हो। कोई बच्चा सोचे यार कि स्प्रिंग एल लेंथ पे थोड़ी रहेगी, एक्सटेंड हो जाए कोई बात नहीं, स्प्रिंग की लेंथ से इंडिपेंडेंट है, रिजल्ट कैंसिल हो गया यहाँ पे। ये क्या आया, ये रिजल्ट आया हाफ इंटू ms बाई 3 इंटू वी स्क्वायर। मतलब अगर स्प्रिंग में मास है, अगर स्प्रिंग में मास है तो जो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की है, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ इंटू मास ऑफ द स्प्रिंग बाई 3 इंटू वी स्क्वायर।
इसका मतलब स्प्रिंग को बना दो मासलेस, स्प्रिंग को बना दो मासलेस, और जो आखिरी पॉइंट है स्प्रिंग का वो v स्पीड से जा रहा था, आखिरी पॉइंट v स्पीड से जा रहा था, तो स्प्रिंग को तो मान लो मासलेस है, और एक स्प्रिंग के मास का 1/3 मास वाला ब्लॉक आखिरी पॉइंट पे अटैच कर दो। यानी कि एक रिजल्ट हम याद रखें, एक रिजल्ट हम याद रखें कि जब भी कभी स्प्रिंग में मास आए, जब भी कभी स्प्रिंग में मास आए, तो आप मासलेस स्प्रिंग ले लो और उसका 1/3 मास स्प्रिंग के एंड में, एंड पे एक ब्लॉक बना के अटैच कर दो, तो वो आपका हो जाएगा मासलेस की तरह ही, फिर आगे काम करने लग जाएगी। रिजल्ट आया क्या, इस समझ में क्या बताया है? हाँ जी बोलो। ठीक है, मैं रिजल्ट भी लिखवा देता हूं यहाँ पे, मतलब लिख देता हूं, ताकि हम कोई सवाल हो जिसमें मास वाली स्प्रिंग आए तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि रिजल्ट क्या है वो मैं यहां बना रहा हूं, रिप्लेस द हैवी स्प्रिंग, रिप्लेस द हैवी स्प्रिंग ऑफ मास, जो भी उसका मास है m स्प्रिंग, जो भी आपको मास दिया गया है, बाय अ लाइट स्प्रिंग एंड अ ब्लॉक of mass ms/3 attached to the spring। जब भी कभी स्प्रिंग में मास आए तो हमें ये काम कर लेना है। ठीक है, समझ में आया यहां तक क्या है क्या नहीं? देखो जैसे सपोज कीजिए हम जब आगे चल के ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एक बड़ा अच्छा पार्ट है, आगे चल के जब ऑसिलेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें ना ये वाले सवाल आते हैं कि भाई ये एक लाइट स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और इसका मास, ब्लॉक का मास है m, और इसको ऑसिलेट करवा दिया, तो वहां हम टाइम पीरियड निकालना सीखते हैं। शायद इस चैप्टर में तो हमने नहीं सीखे होंगे अभी ये काम। और जब ये टाइम पीरियड लिखा जाता है, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कितनी देर में पूरा होगा, तो एक पूरा ऑसिलेशन होने में टाइम लगता है 2π√m/k। पेंडुलम होता तो 2π√L/g। आपने उसमें डायमेंशन वाले चैप्टर में, एरर वाले चैप्टर में भी पढ़े नहीं, टाइम पीरियड 2π√L/g, इस तरह की फॉर्म। एरर वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी में भी इस पे, कि अगर टाइम पीरियड में इतना एरर है, लेंथ में इतना है, तो जी में एरर निकाल। तो ऐसा ही फॉर्मूला इसका होता है 2π√m/k। अब मान लो सवाल में मास ऑफ द स्प्रिंग भी दे दिया जाए, सपोज इस तरह का दे दिया जाए कि स्प्रिंग का भी मास है ms, तो आपको कर क्या लेना है, आपको मासलेस स्प्रिंग बना देनी है, और यहाँ पे ब्लॉक का मास बढ़ा देना है। m तो उसका खुद का था, साथ में क्या अटैच कर दोगे, अभी जो रिजल्ट आपने पढ़ा 1/3, हाँ ms/3। और अब जब ये ऑसिलेट करेगा, अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड होगा 2π√m + ms/3 एंड डिवाइडेड बाई k। बताओ समझ आ गया? ठीक है, मतलब ये रिजल्ट डायरेक्ट ऐसे काम आएगा। रिजल्ट आया कैसे वो हमने पूरा डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी निकाली मास वाली स्प्रिंग की कि कैसे निकालते हैं। चलो क्लियर हो गया ना ये पार्ट तो? ठीक है, अब देखिए इसके बाद सपोज आपको AX ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, उससे कुछ वर्क कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा? तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, काइनेमेटिक्स से वर्क कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। आपको कोई AX ग्राफ दिया गया है और उससे वर्क कैलकुलेट करवाना है, कैसे होगा देखते हैं।
देखिए मान लो ये एक्स एक्सिस है और एक ब्लॉक है एक्स एक्सिस के अलोंग ये चले जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, और जहां से शुरुआत हुआ, लेट एक्स बराबर 0 से शुरू हुआ और इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो u थी, इस तरह का है, और किसी भी x पोजीशन पे आ चुका है, मास ऑफ द ब्लॉक इज m, और आपको ना इसका x के साथ एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया गया है, x के साथ एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया गया है कि कैसा रहा है। सपोज एक्सेलरेशन पहले वेरिएबल रही, फिर कांस्टेंट रही, पहले तो वेरिएबल एक्सेलरेशन रही है, स्ट्रेट लाइन मैंने माना, देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन रही है, देन लास्ट में फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन रही है, और इस तरह का आपको ax ग्राफ दिया गया है। ये पोजीशन है x1, ये पोजीशन है x2 और ये पोजीशन है x3। ये आपको दिया गया है x1, x2, x3। अब आपसे पूछा जाए कि वर्क डन टोटल कितना हुआ है पार्टिकल पे, आपको ये ax ग्राफ दे दिया, टोटल वर्क डन कितना हुआ है पार्टिकल पे, तो ax ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालें। देखिए भाई ग्राफ का एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मतलब हम थोड़ा काइनेमेटिक्स से वर्क निकालने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इस ग्राफ का एरिया होता, एरिया अंडर द ax ग्राफ, दैट विल बी इंटीग्रल y dx, और y की जगह यहाँ a है, सो दैट इज इंटीग्रल a dx। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको देगा इंटीग्रल a dx। अब अगर a की बात करूं, a के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, dv by dt या फिर v dv by dx, पढ़ रखे हैं काइनेमेटिक्स के समय। a को आप dv by dt भी लिख सकते हैं एंड a को आप v dv by dx भी लिख सकते हैं। तो अगर आप a को dv by dt लिखते हैं तो यहाँ कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि a एज ए फंक्शन ऑफ x है तो आपको a को पुट करना चाहिए v इंटू dv by dx। तो जो एरिया आया, एरिया दैट इज इंटीग्रल, a की जगह आपने रखा v dv by dx और मल्टीप्लाई बाई dx है, तो dx से dx क्या हो गया, कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया। और जब लास्ट में x3 पे पहुंचा है, ये x3 है लास्ट में कहीं, ये x एक्सिस है, जहां भी है ये मतलब थोड़ा आगे लगा लो, जब ये ब्लॉक x3 पे पहुंचा है तो सपोज उसकी स्पीड दिखा रखी है हमें v है, उसकी स्पीड आपको v है, ये दिखा नहीं रखी हमने, मानिए कि इनिशियल स्पीड u है, दैट स्पीड लास्ट इज v, तो इंटीग्रल v dv आ गया, जो एरिया आया ग्राफ का दैट इज इंटीग्रल v dv। अब ओरिजिन से लेके और x3 तक v की लिमिट लगाओ, तो इनिशियल वैल्यू v की कितनी है, जब वो x बराबर 0 पे था u, और जब वो x3 पे पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है v। ऐसा है कि हमें नहीं दिया कि u और v क्या, हमसे तो बस ये ग्राफ दिया था और ये पूछा कि वर्क बताओ, तो मैंने खुद अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि लेट इनिशियल स्पीड इज u एंड लेट द फाइनल स्पीड बी v, ये हमने माना। तो ये आपका आया और इसकी लिमिट बनी u से v। अब v की पावर 1 dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v, तो ये आया v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे पता लग गया कि वो मुझे क्या दे रहा है, दैट इज गिविंग v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई मास। दोनों साइड आपने पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड आपने पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई किया, तो मास इंटू एरिया इट इज गिविंग हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब हाफ m v स्क्वायर का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और हाफ m u स्क्वायर का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब ये क्या चीज है, क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एरिया, एंड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो यानी कि हमारे पास सीधा रिजल्ट आ रहा है कि W दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया अंडर
ए एक्स कर्व। कभी भी आपको जैसे काइनेमेटिक्स की तरह और वर्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ए एक्स ग्राफ दे रखा है और ए एक्स ग्राफ से आपको एरिया बताना है, ए एक्स ग्राफ से आपको एरिया नहीं सॉरी वर्क डन बताना है, तो आप क्या कीजिए, उसके नीचे एरिया ले लीजिए, जो भी एरिया है उसको मास से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट वो क्या आएगा, वर्क डन आएगा। समझ में आ गया कि नहीं है ये वाला पॉइंट? बताओ, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं अब इस पे, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? यस सर। देखो, जैसे सपोज एक एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ आपको दिया गया, जूम करना सर। जूम करो इसको। एक सवाल हमारा ये है, ये x मीटर में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, आपको ग्राफ यूं दिया गया, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये यूं है और फिर ये नीचे तक आ गया, इस तरह का ग्राफ दिया गया। ये आपका पहला पार्ट है, पहला सवाल। इसमें देखो, सपोज ये पोजीशन है 2, ये पोजीशन होगी है 6, ये पोजीशन होगी है 8 एंड ये पोजीशन होगी है 9। ये तो आपके एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है, और ये जो वैल्यू है इट इज गिवन टू बी 4। पार्टिकल का मास आपको दे रखा है 10 kg। फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। कहां से कहां तक? फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 9 मीटर। दूसरा सवाल, एक्स एक्सिस के अलोंग ही पार्टिकल चल रहा है और इस बार फोर्स का ग्राफ दे दिया, फोर्स का ग्राफ दे दिया, और ये एक सेमी सर्कुलर ग्राफ है, सेमी सर्कुलर। यह हमें दिया है सेमी सर्कुलर, ये ग्राफ के साथ लिखा है कि इट इज सेमी सर्कुलर। अब देखो, इसमें पूछा है कि ये 0 से, और सेमी सर्कुलर की बजाय मैं लिखता हूं सेमी इलिप्टिकल, सेमी इलिप्टिकल शेप का है। ये जो आपकी वैल्यू है दिस इज 10 मीटर, एंड ये वाली जो वैल्यू है दिस इज 3 यूनिट लगी हुई है, ये 10 और ये 3। यहां भी वही करना है, फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों क्वेश्चंस में, फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 10 मीटर। भाई दोनों क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ठीक ठाक? दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक नजर आ रहे हैं ना शायद? ठीक है, आप एक बार दोनों का आंसर निकालिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अभी आया आंसर। बताओ कुछ आंसर आया फर्स्ट पार्ट का इसका। ये AX ग्राफ है। AX ग्राफ से कैसे निकालेंगे आप वर्क डन? देखिए सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया, ऊपर एक ट्रेपीजियम बना है, ट्रेपीजियम का एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये है 8 और ये साइड कितनी है 4, दिख रहा है 6 - 2 4, तो 8 + 4 12 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम इज 4। ये तो ऊपर ऊपर का एरिया होगा। नीचे वाला एरिया आपको पता होगा कि वो घटाना होता है, जैसे हम काइनेमेटिक्स में करते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्क हुआ तो ये नेगेटिव वर्क हो रहा होगा। तो नीचे वाला एरिया आपको घटाना है। नीचे वाला एरिया एक ट्राइंगल का एरिया है। अब इसमें तो ये दिया ही नहीं कहां तक है, तो ये कैसे, हाइट नहीं दे रखी तो कैसे लें इसको, हाफ इंटू बेस, बेस तो इसका 1 है, हाइट कितनी होगी इसकी। देखो सिमिलर ट्राइंगल का यूज करो, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, एक 90 एक 90, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये 2, ये 1 और ये 4, तो इसका मतलब ये कितना होगा बताओ। जब 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये 1 है तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग ये कितनी होगी। सिमिलर ट्राइंगल है तो दिख रहा होगा आपको, बताओ ये कितना होगा। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हुए 2 हो गया। तो इंटू 2 से 2 कैंसिल, यहां ये 2 से 2, 12 2 24, 24 - 1, तो ये तो आया 23, एरिया आया 23। लेकिन AX ग्राफ का जो एरिया होगा उसको अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क आ जाएगा। तो वर्क आपका कितना आ गया 230 जूल। समझ में आया ये पहला वाला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। हाँ भी बोलो, सभी को क्लियर है ना, ठीक है। दूसरे सवाल में बस अलग क्या कर दिया, थोड़ा सा मास ना देके डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई करके ही ग्राफ दे दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि वर्क डन इज डायरेक्टली गिवन बाय एरिया अंडर FX कर्व। वर्क डन इज डायरेक्टली गिवन बाय एरिया अंडर FX कर्व। जो F और X का ग्राफ है उसके नीचे जो एरिया होगा, अब आपको मास से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये तो एक इलिप्स है, एक इलिप्स का टोटल एरिया क्या होता है, जैसे एक सर्कल का πr² होता है, एक सर्कल का πr² होता है, तो इलिप्स का कभी हमने पढ़ा है π × a × b। बताओ मैथमेटिकल टूल्स के समय पढ़ा हो या कभी भी पढ़ा हो कि अगर ये इलिप्स पूरा होता तो πAB वेयर A and B आर सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, A and B आधा इलिप्स है तो आधे इलिप्स का एरिया होगा πAB / 2। अगर ये सर्कल होता तो πr² पूरा एरिया, πr² / 2 आधा एरिया, क्योंकि वहां A और B दोनों R होते हैं, यहाँ A और B अलग अलग है। A बताओ A कितना है, इसका सेमी मेजर एक्सिस कितना है 5, ये पूरा 10 तो ये 5, और B कितना है सेमी माइनर एक्सिस 3, तो ये आ गया π × 2 × 3 ना सॉरी 5 × 3 / 2, यानी कि 15/2 पाई जूल। ये ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो 15/2 पाई जूल।
तो आपको ग्राफ से एरिया किस तरीके से निकालना है, क्या ये कुछ आइडिया लगा? ग्राफ से एरिया क्या? जूल में नहीं आएगा वर्क सर, एरिया सर ये तो फिर सर ये तो एरिया है। एरिया किस में आएगा आप बताओ? एरिया है सर ये तो। एरिया किस में आएगा आप बताओ, तो यूनिट क्या होगी एरिया की? एरिया की यूनिट क्या होगी आप बताओ, ग्राफ के एरिया की यूनिट? देखो अगर ना 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 इस चीज को क्लियर करें, एक ग्राफ का एरिया मीटर स्क्वायर में नहीं होता है। ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, ग्राफ का एरिया होता है इसकी यूनिट इंटू इसकी यूनिट, वो ग्राफ के एरिया की यूनिट होगी। यहां मैं बात करूं, इधर यूनिट थी मीटर और इधर यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो इसका एरिया बनेगा उसकी यूनिट बनेगी मीटर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपने मास से मल्टीप्लाई किया तो उसकी यूनिट बन गई किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जूल ही होता है। अब उधर देखो, जो इसका एरिया होगा, जो ए की वैल्यू है दैट इज 5 मीटर और जो बी की वैल्यू है दैट इज 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। तो आप बताओ प्रोडक्ट जो होगा एरिया, उसकी यूनिट क्या बनी यहां पे? ये एरिया ऑफ ग्राफ है, क्या बनी यहां पे यूनिट? भाई ये तो 5 मीटर और ये 3 न्यूटन, तो यूनिट मल्टीप्लाई होके न्यूटन इंटू मीटर बनेगी, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल ही होता है। ठीक है, ये क्लियर करना अब आगे से कि कभी भी किसी ग्राफ का एरिया लेंगे तो उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं होगी, उसकी यूनिट डिपेंड करेगी कि दोनों एक्सिस क्या क्या है, दोनों साइड आपने एक्सिस क्या लिए हैं उन पे यूनिट डिपेंड करेगी। चलो मैं आगे बढ़ूं, ये ग्राफ से एरिया कैलकुलेट करना आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने इस वर्क एनर्जी चैप्टर में पहले पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था काइनेटिक एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी के समय हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े, काइनेटिक एनर्जी के समय पढ़ा कि कोई भी फोर्स आ जाए सबका वर्क काइनेटिक एनर्जी से निकल सकता है। फिर इंट्रोड्यूस की मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि खाली मैकेनिकल एनर्जी ही बस सब कुछ शामिल कर ले, सो कुछ और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, दुनिया भर की एनर्जीज होती हैं। तो टोटल एनर्जी एक अलग चीज है। तो यहां हम थोड़ा सा किस साइड चलेंगे, हम फिलहाल जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज द यू कैन से मॉडर्न व्यूज अबाउट एनर्जी। मॉडर्न व्यूज मतलब जो बाद में बदल गए विचार, पहले एनर्जी के बारे में कुछ और विचार था लोगों का, बाद में एनर्जी के बारे में कुछ और विचार रहा है। ये मैं ऊपर वाला टॉपिक हटाऊं, ये तो हो चुका है। एक बड़ा फेमस रिलेशन है आइंस्टाइन का, बताओ कौन सा? आइंस्टाइन का एक रिलेशन बहुत फेमस है, बताओ कौन सा? हाँ, E इक्वल टू MC स्क्वायर। अब मैंने कुछ भी नहीं बोला, आपने अपने आप ही बोल दिया कि भाई E इक्वल टू MC स्क्वायर। दरअसल ये क्या है, क्या है ये चीज? आप एक काम करो, आपके पास HC वर्मा बुक है अभी घर पे? पेज नंबर 126 निकालो, हम कुछ लाइन टू लाइन रीडिंग देख रहे होंगे। पेज नंबर 126 HCV बुक का पेज नंबर 126 देखिए। एक टॉपिक है यहां पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हमें मिल गया टॉपिक, निकाल लिया आपने? ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं, सुनो कि क्या लिखता है। द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। भाई हर एक बच्चा बुक खोल चुका है ना, यहां से देख रहे हो ना आप? द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टेकन टुगेदर फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी। पहली लाइन में ये कह रहा है, HCV के इस पेज नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, पहली लाइन में केवल ये कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये इसने बोला। ठीक है, उसके बाद एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मैनी अदर फॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि खाली यही दो फॉर्म है एनर्जी की,
It can exist in many other forms. In measuring kinetic energy of an extended body, मतलब पार्टिकल नहीं, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, we use the speed of the body as a whole. तो हम पूरी बॉडी की एक साथ स्पीड लिख लेते हैं. Even if we keep the body at rest, the particles in it are continuously moving inside the body. ये कहता है कि अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे भी है ना, तो हम तो स्पीड एज ए होल 0 बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन में होते हैं, मोशन में होते हैं. कंटिन्यूअसली एक बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर रूम टेम्परेचर की वजह से लगा लो कैसे भी पार्टिकल्स मोशन में होते हैं. आगे सुने, these particles also exert forces on each other and there is a potential energy corresponding to these forces. अब देखो, इंटरनली वो एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे होते हैं, एंड मे बी वो फोर्स कंजर्वेटिव हो, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो वहां एक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन हो रही होगी. ये कहता है कि अगर मैं एक पार्टिकल की बजाय एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानूं, तो चाहे पूरा बॉडी रेस्ट पे दिख रही हो, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल हल्के फुल्के मोशन में रहते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे होते हैं, और अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होगी. द टोटल एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू द इंटरनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी और द थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो आपको यहां से एक टर्म ये समझ में आनी चाहिए कि किसी भी बॉडी की थर्मल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है. किसी भी बॉडी की थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है. देखो, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे रखा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्राउंड पे रखा है, तो आप तो कहोगे कि मैकेनिकल एनर्जी 0 है, ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ना उसमें काइनेटिक एनर्जी. लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है. और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे होते हैं, उनके कोरस्पोंडिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन हो सकती है. तो उन दोनों का जो सम होगा इंटरनली, उसे बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी. तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, क्या ये वर्ड समझ में आ गया है क्या आपको? थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है, क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है. और अक्सर इसको टेम्परेचर से रिलेट कर दिया जाता है, कारण अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन बढ़ेगा, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, थर्मल एनर्जी बढ़ रही होगी. इसीलिए थर्मल एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेट कर दिया जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, वो ज्यादा है. ये हीट एनर्जी नहीं होती, ये बात दिमाग में रखना. थर्मल एनर्जी इज ए सेपरेट थिंग फ्रॉम हीट एनर्जी. हीट एनर्जी किसे बोलते हैं? हीट एनर्जी हम किसे बोलते हैं? अगर मान लो कहीं पे हीट एनर्जी हम किसे बोलते हैं, अगर कहीं पे एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, अपने आप इस ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी में से कुछ एनर्जी बाहर निकलती रहती है अपने आप. ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जब भी कोई एनर्जी निकलती है, उसको क्या नाम देते हैं भाई? सुनना आप एक एक बात, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं, बच्चे हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी का एक ही मतलब ले लेते हैं. हम कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं यहाँ पे. अभी हीट एनर्जी कब वर्ड यूज किया जाता है? जब एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है, तो इस बॉडी में से ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अपने आप एनर्जी बाहर निकलती है. तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जब भी बॉडी से दूसरी तरफ एनर्जी जाएगी, उसको नाम दिया जाता है हीट एनर्जी. थर्मल एनर्जी एक अलग चीज है. थर्मल एनर्जी का मतलब है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसके इंटरनली मॉलिक्यूल्स मोशन में भी हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे हैं, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, फोर्स लगा रहे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है. उनका जो सम होता है उसे बोला जाता है थर्मल एनर्जी. तो आप बताओ, थर्मल और हीट एनर्जी में डिफरेंस आ गया कि नहीं आया समझ? हाँ भाई, क्लियर है ना? थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या डिफरेंस है? ठीक है. इसके बाद सुनिए आगे, ये लिखता है, ये मैंने इसलिए बताया है कि आप देखोगे, आप खुद जानोगे जब आप आगे बढ़ोगे, अक्सर बच्चे हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी को एक ही नाम दे देते हैं, जबकि अलग अलग है, बहुत अलग है दोनों चीजें. उसके बाद देखो, लाइट एंड साउंड, मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं. लाइट एंड साउंड आर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये बल्ब, ये CFL ऑन है, ये हमें लाइट एनर्जी दे रही, मैं बोल रहा हूं ये साउंड एनर्जी है. तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं. व्हेन अ सोर्स एमिट्स लाइट्स और साउंड, इट लूजेस एनर्जी. मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मेरी एनर्जी कम हुए जा रही है. मैं आपको पढ़ाने के लिए बोल रहा हूं,
मैं साउंड एमिट कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी एनर्जी कम हुए जा रही है, मैं एनर्जी लूज कर रहा हूं, इसीलिए तो थोड़ी देर में खाना खाना पड़ेगा। ये बल्ब है, इसकी एनर्जी भी कम हुए जा रही है, और वो एनर्जी बाहर से सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ये लाइट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये लिखता है केमिकल एनर्जी सिग्निफिकेंट इफ देयर आर केमिकल रिएक्शंस। ऐसे ही कहता है कि एक टर्म होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मीनिंगफुल तब होती है, सिग्निफिकेंट मतलब वो ठीक ठाक अमाउंट में तब होती है जब आसपास क्या होने लग रही हो, केमिकल रिएक्शंस। जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहां केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां पे केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। और जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है वो किस रेंज में होती है, नियरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। क्या आपने यूनिट ऑफ एनर्जी ये पढ़ी है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सिंबल होता है स्मॉल ई कैपिटल बी। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अब जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होगी वो किस रेंज में होती है। एम लगाने का क्या मतलब है, कैपिटल एम लगाने का, किस रेंज में गई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए हो, केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी आप केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी 12th में पढ़ेंगे तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। अच्छा, अब आगे सुने, नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये 1905 में दी थी आइंस्टाइन ने, और दो पोस्टुलेट थे उसके 1905 में जो थ्योरी दी। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शोज दैट A material particle itself is a form of energy। और आइंस्टाइन ने पहली बार ये बताया कि कोई मेटीरियल पार्टिकल खुद भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। Thus about 8.18 into 10⁻⁻14 joule of energy may be converted to form an electron and equal amount of energy may be obtained by destroying an electron। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में एनर्जी को कन्वर्ट करके दे दी कि इतनी एनर्जी चाहिए टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बना होगा तो इतनी एनर्जी लेके बना होगा, या इतनी एनर्जी हमें मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा। अब ये जो रिलेशन है ये इन्होंने लिखा भी है, द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स इक्विवेलेंट एनर्जी E इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देखो, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके 12th तक नहीं है सिलेबस में, ग्रेजुएशन में आती है। तो वहां पे ये बताया जाता है कि आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये डेराइव किया था कि अगर किसी पार्टिकल का मास m है और आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हम पहले भी याद कर चुके हैं, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, यूनिट एंड डायमेंशन के टाइम। अप्रोक्स वैल्यू जिसकी हम याद रखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू और ये अप्रोक्स वैल्यू। अब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन बनाने में कितनी एनर्जी लगी होगी या डिस्ट्रॉय करने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन का मास इसमें पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सी की वैल्यू पुट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, और जो ये वैल्यू इन्होंने बुक में लिखी है उतनी एनर्जी यहां से रिलीज होगी, 8.18 इंटू 10⁻14 जूल। इसको डिस्ट्रॉय करने से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 8.18 इंटू 10⁻14 जूल। ये सवाल आ जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चल के हमारे फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 12th में काम आएगा। तो हम वहां आपको पढ़ाएंगे कि अगर मास एएमयू में दिया है, क्या केमिस्ट्री में एएमयू में मास सुना है आपने, एटॉमिक मास यूनिट? तो इस रिलेशन से पता लगता है कि एक एएमयू मास के डिस्ट्रॉय होने से
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ये वाले यूनिट्स आगे काम आएंगी, किलोग्राम की बजाय मास एमयू में, और जूल की बजाय यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इस रिलेशन के साथ हम ये याद कर ले तो ठीक रहता है कि एक एमयू मास अगर गायब होता है तो जो उससे एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो शायद ये रिलेशन तो हमें समझ आ ही गया होगा। इसका प्रूफ तो हमें ना 12th में करना है ना 11th में करना है। लेकिन इस रिलेशन ने क्या किया, थोड़े विचार बदल दिए लोगों के। हमने ऊपर हेडिंग डाली मॉडर्न व्यूज अबाउट एनर्जी। तो विचार क्या बदल गए, पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कि मास इज कंजर्व, आज भी पढ़ाया जाता है। आपकी केमिस्ट्री में जब आप +1 में स्टार्ट करते हैं तो क्या इक्वेशंस में मास कंजर्वेशन लगाते हैं कि नहीं? बताओ, केमिस्ट्री में मास कंजर्वेशन लगाते हो इक्वेशंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का? हाँ भाई, अगर ऐसी कोई रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन, A+B फॉर्म्स C+D, आपको A का मास दे रखा है, B का मास दे रखा है, C का दे रखा है, D का निकालना है, तो आप निकाल देते हो कि नहीं मास कंजर्वेशन से? ठीक है, लेकिन असल में फिजिक्स ने बताया कि वो सही तरीका नहीं है। आप अगर कहीं ये लिखते हो कि A+B फॉर्म्स C+D और फिर साथ में आप बोल रहे हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एनर्जी आई कहां से? अब केमिस्ट्री वाले कह देते हैं मास भी कंजर्व है और एनर्जी भी रिलीज होगी। वो अपने बॉन्ड को तोड़ने बनाने से एनर्जी ले आते हैं, वो उनका तरीका है। बॉन्ड हो गए, बॉन्ड बन गए, टूट गए, वो छोड़ो। फिजिक्स कहती है भाई ठीक है, बॉन्ड से आप समझाओ, आपके समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन असल में अगर कहीं भी एनर्जी आई है, कहीं भी एनर्जी आई है, तो एक ही तरीका हुआ होगा कि मास ही कन्वर्ट हुआ होगा किसमें? एनर्जी में। चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर आप यहां एनर्जी रिलीज करवा रहे हो तो इट मींस मास कंजर्व नहीं है। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हो और एनर्जी रिलीज करवा रहे हो तो इट मींस मास कंजर्व नहीं है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन हो। फिर केमिस्ट्री में हम कंजर्व कैसे करवा देते हैं? फिर केमिस्ट्री में कंजर्व कैसे करवा देते हैं? उसका रीजन है, केमिस्ट्री वाले जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसमें एनर्जी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी कम एनर्जी होती है। उस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग जो मास आता है वो नेग्लेजिबल है। इतनी सी एनर्जी रिलीज करने के लिए जो मास में डिफेक्ट हुआ होगा, मास में जो कमी आई होगी, वो नेग्लेजिबल है। तो इसीलिए ये लगा दिया जाता है m of A plus m of B is nearly equal to m of C plus m of D। सच्चाई तो ये है कि ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि हल्का फुल्का मास कन्वर्ट हुआ होगा एनर्जी में। लेकिन जब हम फिजिक्स में 12th में न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, वहां एनर्जी किस में रिलीज होगी? मेगा 10⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होती है तो आप फिर मास इक्वेट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको मास डिफेक्ट देखना पड़ेगा। तो एक चीज पे आप ध्यान दे लो, अभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हुई है, चाहे आप बॉन्ड बनाने तोड़ने से उसे एक्सप्लेन कर लो, अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो ये पक्की बात है कि वो एनर्जी आया कहां से हुए? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स रिलेशन, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो रिएक्टेंट का मास थोड़ा सा ज्यादा है प्रोडक्ट से, फिर भी हम मास कंजर्वेशन क्यों लगा देते हैं केमिकल रिएक्शन में? क्योंकि अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज हो रही है तो काफी कम एनर्जी है, उसके कोरस्पोंडिंग जो मास डिफेक्ट हुआ होगा वो नेग्लेजिबल होगा, तो इसलिए हम ये लगा पाते हैं। तो अभी बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आपको कि एनर्जी आती कहां से? ठीक है, आइंस्टाइन ने बहुत शानदार बात बताई थी, ये सोचना सबके बस की बात नहीं थी। अब देखो इसकी लास्ट की लाइनें पढ़ते हैं। When all forms of energy are taken into account, ये लिखता है, आप HCV में पढ़ रहे हैं तो when all forms of energy are taken into account, अगर हर तरह की एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इवन ये मास एनर्जी, इवन मास एनर्जी की मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर आप ये सारी एनर्जी लें, वी अराइव एट द जनरलाइज्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो इसने लास्ट में लिखा है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप मास को भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लो, अगर आप मास को भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लो, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी बन सकती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। अब हम क्या करते हैं,
हम न्यूमेरिकल्स में लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। खाली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवानी तो उसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ती है, क्या कि या तो एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लगे, ये सब चीजें। और अगर वो कंजर्व नहीं भी है तो भी एनर्जी तो कंजर्व है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, हीट, साउंड, लाइट, थर्मल, इस तरह से। क्लियर है? एनर्जी कंजर्वेशन एक जनरलाइज्ड लॉ है। तो मॉडर्न व्यूज अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन में दो बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। ये तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया। सेकेंड पॉइंट जो प्लैंक ने बताया था कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। हम मॉडर्न व्यूज अबाउट एनर्जी बता रहे हैं कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब है कि वो केवल स्टेप्स में बढ़ सकती है, वो कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ सकती है। एनर्जी केवल स्टेप्स में बढ़ती है, वो कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ती है। अब इसकी डिटेल हम 12th क्लास में लेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। फिलहाल आप मॉडर्न व्यूज ऑफ एनर्जी में हम ये प्लैंक रिलेशन भी पढ़ेंगे 12th क्लास में, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप ये दो बातें याद रखें, क्योंकि किसी ऑब्जेक्टिव में ये वैसे ऑप्शंस बन के आ सकते हैं कि भाई क्या एनर्जी कंटिन्यूअस है कि क्वांटाइज्ड है। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो आप दो बातें याद रखें, एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। और एनर्जी जो होती है वो, हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो? बोलाओ, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज समझ नहीं पा रहे हो क्या? चलो एक बार ये बताओ, मॉडर्न व्यूज ऑफ एनर्जी तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मॉडर्न व्यूज ऑफ एनर्जी तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। ठीक है, देखिए अब इसके बाद अब काम आपको करना है वर्क एंड एनर्जी में। और मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला काम जो आपको कर लेना चाहिए आज ही, देखिए कोई नहीं, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूं, फिनिश करता हूं एक बार। बोर्ड पे ही लिख रहा हूं। HCV पेज नंबर 126। वर्कड आउट एग्जांपल्स, और ये जो है इसमें 14 है। 14 तो मैंने करवा दिया था आपको क्लास में, 1 to 14। इसके बाद आपको करना है पेज नंबर 131। पेज नंबर 131 पे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सिंगल करेक्ट वाले 1 से लेके 10। देखो ये तो सोल्ड है, इतना टाइम नहीं लगेगा, नहीं हो रहा है तो आप देख लेना वहां से, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सेकंड 1 to 10। ये जो इतना काम है दिस इज टू बी डिस्कस्ड टुमारो। आज के लिए मैं आपको काम दे रहा हूं। आवाज क्लियर शायद आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये बोर्ड पे जो लिखा है वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है, आज के लिए ये, आज का मतलब यही है कि आप आज कर लो, कल नहीं मिलेगा आपको टाइम। कल पता नहीं किस वक्त डिस्कशन की क्लास या वैसे वीडियो डाल दें हम,
डिस्कशन के। आप लोग एक काम करेंगे, अपने डाउट्स मुझे सेंड करेंगे। एक काम आप करेंगे भाई जरूर, क्योंकि नहीं तो मुझे पूरा पूरा डिस्कस करवाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, डिस्कशन लाइव क्लास में ना हो तो मैं छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आप एक काम करेंगे तभी तो, कि पहले तो ये 14 सोल्ड एग्जाम्पल है, वैसे तो ये सोल्ड है, पर इनमें भी किसी में डाउट हो तो वो भी आप लिख देना। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड 10-10 सवाल है, ये सिंगल करेक्ट ही मल्टी करेक्ट। तो आप लोग अगर हो सके तो कल मॉर्निंग तक या आज रात तक, जैसे जब तक भी आप ये ट्राई करें, आप इनके डाउट्स अपने सेंड कर देना, ताकि मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करके इस पे डाल दूं। अब लगातार रोज ना थोड़ा थोड़ा करके ये वर्क एंड एनर्जी पे क्वेश्चंस रोज कर लें। 3-4 दिन है हमारे पास पूरे वीक के, तो उसमें ये काम रोज कर लें। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा करना चाहे, क्योंकि वो भी एक अच्छी बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर, ये भी हम कर लें तो बेटर होगा। क्योंकि मैं तो बस 2 ही बुक कहता हूं, इससे ज्यादा मैं कहता भी नहीं हूं कि आप ये 2 बुक्स कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, अगर आप इतना काम ढंग से कर लेते हैं तो, क्योंकि और बहुत ज्यादा बुक्स पे जाने की जरूरत थी नहीं। तो ये हमारी तरफ से वर्क एंड एनर्जी कोलिजन से पहले का कंप्लीट होता है, कोलिजन से पहले का। अब जो अगला पार्ट स्टार्ट होगा वो कोलिजन स्टार्ट होगा। अगर अभी आवाज साफ क्लियर नहीं आ पा रही है तो मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा। बताओ क्लियर है। क्लियर है? तो फिर आप सही है, तो फिर हम कोलिजन स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा, जैसे मैंने बोला कि ना तो एचसीवी के इस चैप्टर में कोलिजन है, एचसी वर्मा में भी इस चैप्टर में कोलिजन नहीं है। एचसी वर्मा ने अलग से एक चैप्टर बना रखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला, उसमें कोलिजन दे रखा है। लेकिन जो सिलेबस होते हैं हमारे सीबीएसई, एनसीईआरटी और जो एनटीए, इनके उन सब में कोलिजन वर्क एंड एनर्जी का पार्ट है। आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं आकाश और इनकी, तो उनमें भी वर्क एनर्जी के साथ ही कोलिजन आता है। तो वो वाला पार्ट हम अब स्टार्ट करते हैं। ये काम आपको समझ में आ गया होगा, जो आपको कल तक कर लेना है, आज आपको कर लेना और मुझे डाउट्स भेज देना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, कोलिजन। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि आपके इस टेस्ट में कोलिजन नहीं आएगा। जो आरपीएस टेस्ट सीरीज का जो इस आने वाले मंडे को टेस्ट होना है, उसमें कोलिजन नहीं आएगा। कोलिजन से पहले का वर्क एनर्जी आएगा, क्योंकि यहां कोलिजन और ये सब अगले टेस्ट में डाला जाता है, जो पीछे जो रिवाज रहा है पिछली बार तक का। लेकिन आप फिर भी यार ढंग से पढ़ें, यूं ना सोचें कि इस टेस्ट में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्या पता डाल भी दिया जाए, क्या पता डाल भी दिया जाए, वो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा आप सुनिए, कोलिजन, अगर मैं सिंपली कोलिजन की हिंदी बताऊं तो क्या होता है, कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन मींस टक्कर, आम भाषा में तो टक्कर को कोलिजन बोलते हैं। अब अगर फिजिक्स की टर्म्स में कोलिजन को डिफाइन करें तो इन जनरल, ये बात मैंने इसलिए लिखी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आगे चल के इस डेफिनेशन से अलग कोलिजन भी हम लेंगे इसी चैप्टर में। इन जनरल कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, मतलब हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर बार कोलिजन इज एन आइसोलेट। अब आइसोलेटेड इवेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा यहां आइसोलेटेड इवेंट, तो क्या मतलब है आइसोलेटेड इवेंट का? जिस पे बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो या उस सिस्टम पे बाहर के फोर्सेस का असर ना हो रहा हो। इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, in which the total linear momentum of the system is conserved। जब आइसोलेटेड बोल दिया तो सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। ऑल्दो, लेकिन जब कोलिजन हुआ है तो इंडिविजुअल पार्टिकल का कंजर्व रहना जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ने दूसरे के टक्कर मारी, जो चल के आ रहा था वो रुक गया और जो रुका हुआ था वो चल पड़ा। तो मतलब एक ने दूसरे को तो मोमेंटम ट्रांसफर किया है, तो एक दूसरे का चेंज हो सकता है, लेकिन सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ऑल्दो द लीनियर मोमेंटम ऑफ
individual particles of the system में वैरी, वो बदल सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात मैंने ये जोड़ी है, इन जनरल जरूरी नहीं कि कोलिजन हमेशा आइसोलेटेड इवेंट हो। हम आपको दिखाएंगे, एक बार कोलिजन में पहले ये पार्ट पढ़िए, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऐसे भी कोलिजन होते हैं कि जिनमें कि बाहर से वाले फोर्स भी इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये आपका होता है सिंपली कोलिजन की डेफिनेशन। अब पीछे हमने न्यूटन्स लॉ के टाइम हमने एक वर्ड पढ़ा था, इंपल्सिव फोर्स। बताओ कि न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में क्या हमने एक वर्ड पढ़ा था, इंपल्सिव फोर्स? क्या होते हैं इंपल्सिव फोर्स? कोई एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल। हाँ भाई, इंपल्सिव फोर्स का कोई भी एग्जांपल। आपने बैट से बॉल को हिट किया, ये इतना जोरदार फोर्स है, लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगता है। आपने कील को हथौड़े से स्ट्राइक किया, आपने किसी के थप्पड़ लगा दिया, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे कौन से फोर्सेज हैं सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। रिपीट कर दो एक बार, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी मेरे पास। स्क्रीन नहीं आ रही? क्या किसी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है, ठीक है। तो सुनो, मैंने जस्ट कोलिजन को डिफाइन किया। मैंने कहा कि इन जनरल, मतलब ज्यादातर बार, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट जिसमें बाहर के फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं। ये इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। टक्कर से पहले या टक्कर के जस्ट बाद, टक्कर से जस्ट पहले या टक्कर के जस्ट बाद सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। ऑल्दो ऐसा हो सकता है लेकिन कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम वेरी कर जाए। देखो, एक एग्जांपल से हम क्लियर करें इस चीज को, फिर मैं इंपल्सिव पे आता हूं। ये एक बॉल है, ये एक और बॉल है। आपने दोनों बॉल्स को फेंक दिया, हवा में है, ये ग्राउंड पे नहीं है, हवा में है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये इधर जा रही है विद सम स्पीड u1 और ये इधर जा रही है विद सम स्पीड u2। हवा में है ये, मतलब यूं फेंका है पैराबोलिक पाथ में से। इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नीचे, कौन सा लग रहा है? m1g। इस पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है m2g। तो जब इन दो पार्टिकल्स की टक्कर होगी तो क्या उस इवेंट को मैं आइसोलेटेड इवेंट बोल सकता हूं कि नहीं? बताओ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप लोगों की आवाज बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही है मुझे। बोलिए जोर से। अगर m1 है, m2 है, ये हवा में टकरा गए, m1 पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स था m1g, m2 पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स था m2g, तो m1 प्लस m2 का जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है m1 प्लस m2, क्या मैं इसको, इस इवेंट को, इस सिस्टम के लिए कोलिजन वाला जो इवेंट है, क्या इसको आइसोलेटेड इवेंट बोल सकता हूं या नहीं? क्यों? ये दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं इन पे, इस पे भी लग रहा है और इस पे भी लग... बोलो बोलो। कंजर्वेटिव हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव से फर्क पड़ेगा। यहां पे इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव से फर्क पड़ेगा। सुनो, हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है, दिस इज जस्ट बिफोर द कोलिजन। ये जो डायग्राम है, मैंने माना कि दिस इज जस्ट बिफोर द कोलिजन। अब देखो, जब कोलिजन हुआ, जब ये दोनों आपस में टकराए, तो जस्ट एक सेकंड भी नहीं लगा होगा और इन दोनों ने एक दूसरे पे एक जोरदार फोर्स लगा दिया होगा। नॉर्मल रिएक्शन, m2 ने m1 पे इधर लगाया, m1 ने m2 पे इधर लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा, दिस इज ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। टक्कर हुई है तो एक तेज फोर्स लगा है, बट फॉर वेरी स्मॉल टाइम। लार्ज मैग्नीट्यूड बट फॉर
वेरी स्मॉल टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए। अच्छा वेट खत्म थोड़ी हो गए, इस पे अब भी लग रहा था m1g और इस पे अब भी लग रहा था m2g, परंतु ये जो नॉर्मल है दिस इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन ऑल द m1g और m2g। तो इसका ये मतलब है कि जब ये इवेंट हुआ, मान लो आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, इसकी स्पीड आई v1, इसकी स्पीड आई v2, और ये मैंने डायग्राम बनाया जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है दिस इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो अब एक चीज समझो आप, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। पहली बात, अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। अगर मैं m1 प्लस m2 को सिस्टम मानूं, m1 प्लस m2 को अगर मैं सिस्टम मानूं, तो आप एक बार देख के बताओ ये हवा में है तो क्या इन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं? क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ यहां देख के बोलो यार, बोलो, इसको देख के बोलो, क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई लग रहा है ना, एक पे m1g लग रहा है, एक m2g लग रहा है, नेट फोर्स नॉन जीरो है। यानी कि अगर मैं इस सिस्टम पे देखूं तो F एक्सटर्नल इज नॉन जीरो बट इट इज नॉन इंपल्सिव। वेट कभी भी इंपल्सिव नहीं होता है, इंपल्सिव झटकेदार फोर्स होता है जो एकदम लगे जरा सी देर के लिए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है, अब इस बात पे ध्यान देना, अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है वो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज करवा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है और जो इंटरनल फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्सिव लग गया, तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्स उस छोटे से अंतराल में बिल्कुल भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को क्या मान सकते हो? कांस्टेंट, कंजर्व। एक बार फिर से सुनिए बात, अगर एक्सटर्नल फोर्स वेट जैसे हैं वो नॉन इंपल्सिव है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है तो वो कभी भी छोटे से टाइम इंटरवल में पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए अगर वो फोर्स नॉन इंपल्सिव है। अब देखो, इंटरनल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ड्यूरिंग कोलिजन इंटरनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, वो इंपल्सिव है, वो बड़े मैग्नीट्यूड का है, थोड़ी सी देर के लिए लगा है। उस थोड़े से इंटरवल में mg इतना इफेक्ट नहीं कर सकता कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर दे, और जो इंपल्सिव फोर्स है वो इंटरनल है। इंटरनल फोर्स तो कभी सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाते हैं। तो आप बताओ, जस्ट बिफोर कोलिजन से लेके जस्ट आफ्टर कोलिजन तक क्या मैं सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा सकता हूं कि नहीं? जस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद हम सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा रहे हैं, क्योंकि वो इंटरवल बहुत छोटा है और एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है, और नॉन इंपल्सिव फोर्स का इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से, अच्छा कोई कहे इंपल्सिव लग तो रहा, नॉर्मल इंपल्सिव लग रहा है पर वो एक्सटर्नल नहीं है, अगर आपने सिस्टम m1 प्लस m2 माना तो वो इंटरनल है। तो बताओगे यहां मोमेंटम कंजर्वेशन की क्या इक्वेशन बनेगी? लेकिन लंबे अंतराल तक आप नहीं लगा सकते मोमेंटम कंजर्वेशन, जस्ट बिफोर से लेके जस्ट आफ्टर। फिलहाल बताओ, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, आगे वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना, तो बताइए कि यहां कितना है मोमेंटम इस सिस्टम का? m1u1 में लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, माइनस m2u2। क्या इनिशियल लीनियर मोमेंटम समझ में आया कैसे लिखा हमने? हाँ जी भाई, इनिशियल लीनियर मोमेंटम समझ में आया क्या, कैसे लिखा? m1u1 माइनस m2u2 बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम। बताओ वहां से देख के, बोलिए। अरे बोलो यार बोलो, देखो इतना ही तो टाइम है, फिर हम वेट ही करते रहे आपका। इस सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन, बोलिए। अगर हम क्लास में वैसे फिजिकली प्रेजेंट होते तब भी तो बोलते आप इतनी देर में। बोलिए इसका कितना है लीनियर मोमेंटम सिस्टम का? अरे कोई तो बोलो बच्चे।
एक बच्चा बोल रहा है m1v1 माइनस m2v2, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, तो सही क्या होगा, माइनस m1v1 प्लस m2v2। आप बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनानी आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन की इस सिस्टम के लिए, ठीक है। अब आपकी इस इक्वेशन पे सवाल उठाए जा सकते हैं, तो मैं उठाता हूं सवाल, आप एक लाइन में उसका जवाब दे देंगे। भाई आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा कैसे दिया, जब एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो है, जब एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो है इस सिस्टम पे, तो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा कैसे दिया, तो इसका क्या जवाब होगा बताओ। हाँ, हमने जिस इंटरवल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया वो इतना छोटा dt इंटरवल है कि उस दौरान अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है तो वो सोच ही पाते हैं कि भाई चलो मोमेंटम चेंज करवाते हैं, वो कुछ करवा नहीं पाएंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स इंपल्सिव होते तो हम इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाते। तो ये इन जनरल क्यों डिफाइन किया है, हम ऐसे भी केसेस पढ़ेंगे जहां पे एक्सटर्नल फोर्स भी इंपल्सिव हो जाएंगे, वेट के अलावा कुछ और एक्सटर्नल फोर्स होंगे, तो वहां पे जो कोलिजन होगा उसमें ये वाली चीज नहीं होगी, मतलब आप मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। चलिए कोलिजन की डेफिनेशन का काम हुआ है अभी तक, क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब दो टर्म्स डिफाइन होती हैं, कोलिजन एक बहुत अच्छा पार्ट है इस चैप्टर का। अब दो टर्म्स डिफाइन होती हैं, एक लाइन ऑफ मोशन और एक लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये देखें आप, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब असर, इंपैक्ट का मतलब है कि कितना असर हुआ है। तो लाइन ऑफ मोशन तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कौन सी लाइन, जैसे सपोज कीजिए कोलिजन सारे आमने सामने से थोड़ी होते हैं। सपोज ये इधर जा रहा था u1 स्पीड से, ये इसका सेंटर है, बॉल है कोई, और ये बॉल इधर जा रही थी u2 स्पीड से। कोलिजन साइड से भी तो होता है। आप कैरम बोर्ड खेले हो, स्ट्राइकर से जब आप गोटी को स्ट्राइक करते हो तो क्या हमेशा बीच में ही टकराते हो? कई बार हमें खुद जानबूझ के साइड में नहीं टकराना होता ताकि ये उधर चली जाए होल में, करते हैं ना ऐसे। तो मान लो ये दो स्फीयर्स हैं, इनमें कोलिजन हुआ, दिस इज स्फीयर नंबर 1 एंड दिस इज स्फीयर नंबर 2। लाइन ऑफ मोशन का तो मतलब है भाई इसकी तो लाइन ऑफ मोशन ये रही, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, दिस इज द LOM, लाइन ऑफ मोशन ऑफ 1, और इसकी लाइन ऑफ मोशन ये रही। दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकती है, कैसे भी। लाइन ऑफ मोशन ऑफ 2। अब एक और टर्म हम बोल रहे हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब एक दूसरे पे ये फोर्स किधर लगा रहे हैं, एक दूसरे पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं। तो अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो जब भी दो स्फीयर कांटेक्ट में आते हैं तो नॉर्मल कैसे बनता है, कॉमन नॉर्मल, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, वो लगेगा कॉमन नॉर्मल। यानी कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, बदले में टक्कर के दौरान जो इंपल्सिव फोर्स होता है इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा। तो ये जो लाइन है, ये जो कॉमन नॉर्मल वाली लाइन है, इसको क्या बोल देते हैं हम, लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, I स्टैंड्स फॉर इंपैक्ट, ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो किसी भी कोलिजन में क्या आपको ये दो बातें समझ में आ गई कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब इन्हीं लाइंस के हिसाब से दो तरह के कोलिजन डिफाइन होते हैं, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। शायद आप वर्ड से आपको आइडिया लग जाए। एक आपका होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा आपका होता है ऑब्लिक कोलिजन, या अक्सर इसको 1D कोलिजन भी बोल देते हैं और इसको 2D कोलिजन भी। हेड ऑन कोलिजन तो एक
कॉमन भाषा का वर्ड है, कभी एक्सीडेंट होते हैं तो बोले हेड ऑन टक्कर होगी, हेड ऑन कोलिजन होगी, मतलब आमने सामने की टक्कर होगी। हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब होगा? अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं या सेम हैं, तो वो जो आपका कोलिजन होता है दैट इज हेड ऑन। लाइन ऑफ मोशन इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। और अगर लाइन ऑफ मोशन पैरेलल नहीं है लाइन ऑफ इंपैक्ट के, जैसा कि ये वाला केस है, ये कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन है कि ओब्लिक है? हाँ जी, ये कौन? ओब्लिक। ये आपका 2D कोलिजन है, ओब्लिक कोलिजन है। अच्छा, हेड ऑन में अक्सर कई बार बच्चे सोचते हैं कि बस यूं आने चाहिए आमने सामने, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे यूं चल रहे हो चाहे पीछे से टक्कर हो जाए, उसको भी हेड ऑन कोलिजन बोल देना, अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम है या पैरेलल है। पति यहां तक समझ में आया? ठीक है, कोलिजन की जस्ट टाइप हमने बताई। अब ये कोई मेन टाइप नहीं है, हम एक बार पढ़ेंगे हेड ऑन कोलिजन और फिर उससे हेड ऑन ढंग से सीख लो। हेड ऑन बेसिक है, जैसे आप 1D मोशन पढ़ते हैं तो 2D प्रोजेक्टाइल आसान हो जाता है, वही इक्वेशन 2 बार लगानी होती है। तो हेड ऑन ढंग से सीख लो, उसके बाद ओब्लिक कोलिजन पे चलेंगे और उसके बाद फिर उन कोलिजन्स पे चलेंगे जिनमें एक्सटर्नल फोर्स, मतलब 3 पार्ट में हमारा ये कोलिजन चलेगा। 3 पार्ट में, सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन, उसके बाद हम चलेंगे ओब्लिक कोलिजन पे, और उसके बाद चलेंगे उन कोलिजन्स पे। आप बताओ कौन से कोलिजन तीसरे नंबर पे हमारे बचे होंगे? कौन से कोलिजन जिनमें एक्सटर्नल फोर्स कैसे हो जाएंगे? इंपल्सिव। अभी तो हम शुरुआत में वो वाले कोलिजन लेंगे जिनमें एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है, फिर हम उस कोलिजन पे आ जाएंगे जिनमें एक्सटर्नल फोर्स इंपल्सिव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब कोलिजन में अब ये वर्ड सुने होंगे, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कोलिजन में ही एक और ये अच्छे से पैरामीटर्स होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या ये वर्ड सुने आपने? पीछे हमने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा, प्रोजेक्टाइल में होता था कि दीवार से बॉल टकराई, इलास्टिक कोलिजन हुआ, लौट के वापस आई, उसी जगह आएगी कि कितनी दूर पीछे गिरेगी कि कितनी दूर आगे, डिपेंड करता है कि दीवार कहां होती। करवाए थे कि नहीं ऐसे सवाल प्रोजेक्टाइल के टाइम, पैराबोला वाले के टाइम? है ना? तो वो लेते थे हम इलास्टिक कोलिजन। इस चैप्टर में अब कोलिजन के 3 टाइप हो जाएंगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये सब क्या होते हैं, इसके लिए आपको कोलिजन का बेसिक समझना होगा कि कोलिजन जब होता है तो चीजें पहले डिफॉर्म होती हैं। देखो, अगर दो बॉल्स अभी दिख नहीं रही मुझे यहाँ पे, अगर दो बॉल्स कोलाइड करके और सेपरेट हुई हैं, अगर दो बॉल्स कोलाइड करके सेपरेट हुई हैं, तो पहले तो पीछे वाली बॉल तेज होगी। कोलाइड हुआ, मान लो दोनों यूं जा रहे थे, कोलाइड हुआ तो पहले तो पीछे वाली बॉल तेज होगी तो वो इसको दबाएगी, दिस इज नोन एज डिफॉर्मेशन। फिर सेपरेट हुई तो आगे वाली बॉल तेज होगी और ये भाग जाएगी, एंड दिस इज नोन एज रिफॉर्मेशन। तो दोनों बॉल्स में पहले कुछ डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद कुछ रिफॉर्मेशन होगा, और कितना रिफॉर्मेशन हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है उसके हिसाब से हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये वाला काम अब आज नहीं, क्योंकि ये पूरा एक डिफॉर्मेशन पूरा कल अच्छे से स्टार्ट हो पाएगा। कल पूरी क्लास आपकी कोलिजन पे रहेगी और बढ़िया तरीके से आपको अटेंड करनी है। सही मतलब कोलिजन अगर कल की क्लास समझ में आ गई तो आगे वाले पार्ट्स तो बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। ठीक है, रही बात क्वेश्चंस की, एचसीवी में वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में कोलिजन के क्वेश्चन नहीं है, तो आप पहले ये चैप्टर कीजिए एचसीवी का, कोलिजन के फिर कर लेंगे हम अगले चैप्टर में। एनसीईआरटी में यही दिए हुए हैं कोलिजन के सवाल। तो मैंने आज जो आपको होमवर्क दिया मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, वर्क एंड एनर्जी एचसीवी चैप्टर से एक तो सारे सोल्ड एग्जाम्पल जिनमें एक तो हमने डायरेक्ट क्लास में लिए हैं, फिर भी आप पहले खुद ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। दूसरी बात, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड 10 और 10 20 सवाल, आप ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी कर देंगे। आज आप ये काम करके रख लीजिए, कुछ डाउट्स हो भेजिए, मैं डिस्कशन वीडियो डाल दूंगा इसके, जो भी डाउट्स होंगे उन पे, फिर कल मैं आगे एक्सरसाइज में से काम देना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 2-3 दिन में हम अपना ये काम कवर करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।